मकरंद जी, आपने भी अर्बन फिल्म्स की है, जो फिल्म आप कर चुके हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, और आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताइए। आई एम रियली सुपर एक्साइटेड, क्योंकि अब जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और जो नई टैलेंट आ रही है गुजराती सिनेमा में, वो अभूतपूर्व है। हालांकि मैं 12-13 साल करीब एंटरटेनमेंट सेक्टर और इंडस्ट्री से कम्प्लीटली अलग पड़ गया था। मैं दूसरी राह पर निकल पड़ा था। उस पर कभी हम आराम से बात कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी को लेकर मैं भारत सरकार के लिए और भारत सरकार के द्वारा काम कर रहा था प्रत्यक्ष तौर पर। तो 10 साल के लिए मैं बाहर था, बट पिछले 2 साल से मैं वापस इंडिया आने के बाद फिर से इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। पिछले साल 2024 में मेरी एक हिंदी फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा, जो कि क्रिटिकली काफ़ी सराहनीय रही, और उसके बाद हमारी गुजराती फिल्म आई जिसको मैं अपनी कमबैक मूवी कहता हूँ, कारखानू अगस्त में रिलीज़ हुई 2024 में, और बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट और यूनिक टेक्निकल ट्रीटमेंट के साथ वो फिल्म बनी, जो पिछले साल के 55वें इफ़ी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पूरे देश की फिल्मों में से जो टॉप 5 मेन स्ट्रीम सेक्शन का जो सिलेक्शन था, उसमें कारखानू वॉज वन ऑफ द। तो 4 साल के बाद, 21वें टिफ़िन के बाद फिर से एक फिल्म, 4 साल के बाद कोई अगर गुजराती फिल्म इस मुकाम पर पहुंची इफ़ी में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो वो कारखानू थी। तो थैंक यू पूरी टीम को। फर्स्ट टाइमर्स हैं मेकर जिन्होंने बनाई है, उन्होंने, ये उनका पहला साहस है, और बहुत ही ऐसा लगेगा नहीं आपको फिल्म देखने के बाद। बहुत जल्द OTT पर आपको देखने के लिए वो उपलब्ध होगी। इस साल और पिछले साल इसी साथ मैंने करीब 6 से ज़्यादा गुजराती फिल्में, 3 हिंदी फिल्में और 2 वेब सीरीज़ में अभिनय। अगर आप नाम बता पाए उसके प्लीज़, कुछ आपकी फिल्म देखेंगे। कुछ फिल्में जिनका ऑलरेडी रिलीज डेट और सब अनाउंस हो चुका है, उसमें से जो सबसे पहले आने वाली है अगले महीने शायद, संघवी एंड सन्स। संघवी एंड सन्स भी अपने कह सकते हैं कि अपने तरह की वन ऑफ इट्स काइंड फर्स्ट फिल्म है, और इतनी बड़ी स्टार कास्ट और इतना जो उसका ग्रैंड जो एक ट्रीटमेंट है, उसका जो कलर है, लुक एंड फील है, वो शायद आज तक हमने नहीं देखा है गुजराती फिल्मों में, इतने बड़े तौर पर और इतने बेहतरीन कलाकारों के साथ वो फिल्म हुई है। एक ऑपरेशन मराठा करके मैंने हिंदी फिल्म की है, जिसको लेकर मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट है। वो आने वाले 2 महीनों में रिलीज़ होगी, हिंदी फिल्म है। इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। उसके बाद काफ़ी सारी फिल्में हैं, बट जैसे प्रोड्यूसर्स और मेकर्स जो हैं वो अनाउंस करेंगे, तो आपको मैं टीज़र्स, ट्रेलर्स में एक बहुत ही बढ़िया सी वेब सीरीज़ है संजय गोरडिया जी के साथ, पादरनी आंबली हेठे, जिसमें एक मेरा यूनिक, छोटा सा लेकिन यूनिक किरदार है। तो ये सब आ रहा है, और 2025 में काफ़ी मैं दिखूंगा आपको स्क्रीन पर। मकरंद जी, आप डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, वो जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। बस छोटी स्टोरी है, लंबी यात्रा है, क्योंकि कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मेरा मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में हुआ। उसके बाद मुझे एक सवाल जो सबसे ज़्यादा परेशान करता था कि नॉर्मली आम तौर पर जो होता है कि पहले हम किसी भी विषय को अगर पढ़ना होता है, आप शिक्षक, मतलब एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि पहले हम थियरी पढ़ाते हैं, फिर उसको ग्राउंड पे ले जाके प्रैक्टिकल सिखाते हैं। मेरे साथ 180 डिग्री उल्टा रहा है। मैंने पहले पूरा का पूरा 3 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक सिर्फ प्रैक्टिकल किया, सिनेमा, टेलीविज़न, थिएटर, रेडियो, और थियरी तो की ही नहीं थी मैंने। तो मेरे लिए प्रश्न था कि भाई FTII जाएं या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाएं या क्या करें। तो मेरे जो सीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप किसी एक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म पर महारत हासिल करने के लिए कुछ
प्रयत्न कीजिए। तो मैंने फिर भरतनाट्यम सीखना शुरू किया कॉलेज जब मैं कर रहा था उसी दौरान, और मेरा सेकंड जो मास्टर डिग्री रहा वो भरतनाट्यम में रहा। तो और उसके साथ साथ लिटरेचर, और तो एक ओवरऑल जो मेरा थियरी नॉलेज ऑफ आर्ट्स, कला, संस्कृति, समाज, वो एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उसका क्या महत्व है, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्योंकि सिनेमा तो सिर्फ एक माध्यम है और ऐसे कई माध्यम हैं अपना विचार व्यक्त करने के लिए। इट्स अ मीडियम टू कम्युनिकेट, इट्स अ मैटर ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो उस पर मैं उसके एस्थेटिक्स और उसकी थियरी को जानने लगा, और इसी दौरान इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोग्रेशन कि उसी दौरान गुजरात का माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आज के हमारे प्रधानमंत्री भारत देश के यशस्वी, तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो वाइब्रेंट गुजरात का एक कल्चरल मॉडल शुरू कर रहे थे। और इट इज बैक इन 2004-5 से वो शुरू हुआ पूरा दौर, क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी नवरात्रि जो GMDC ग्राउंड अहमदाबाद में शुरू हुई, वाइब्रेंट रणोत्सव शुरू हुआ, 1 मई को जो हम बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। सो उसी दौरान एक पूल ऑफ टैलेंट की ज़रूरत थी, और उसमें मेरे जैसे मैं कई बार हंसते हुए कहता हूँ कि जोकर, तो जोकर एक ऐसा होता है जो हर जगह कहीं पर भी फिट हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं गुजरात में वांदरी पानू, सब जगह फिट हो जाता है। फिट हो जाता है। तो जिसने थिएटर, डांस, म्यूज़िक, मल्टीमीडिया, सिनेमा सब कुछ किया है, एस्थेटिक्स की उसको थोड़ी बहुत समझ है, ऐसा मेरे जैसा एक परफेक्ट ट्रेन्ड एंड बॉर्न टू डू दिस ऐसा बंदा उनको मिल गया, और मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत प्लेटफॉर्म था। तो मैं गुजरात सरकार के लिए प्रोग्रेसिवली बहुत काम हमने किया। 2012 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो भारतीय संस्कृति की पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करती है, उसकी गुजरात की ऑफिस, पहली बार ऑफिस गुजरात की खुल रही थी, जिसके लिए मुझे आमंत्रण मिला गुजरात सरकार की तरफ से कि मैं रीजनल ऑफिसर बनूं। और मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि चलो रियल लाइफ में थोड़ा एक्साइटिंग एक्टिंग करते हैं, कट और एक्शन के बीच में तो सब करते हैं, बट 24 घंटे एक मिशन के साथ। तो फिर 2011 से जो मेरी बिहाइंड द टेबल उस तरफ, सरकार के मतलब टेबल के उस तरफ जो मेरी जर्नी शुरू हुई, उसके बाद 2015 में मैं इंडोनेशिया के भारतीय दूतावास में भारत के इस जो सरकार है, ये सरकार का प्रथम पॉलिटिकली अपॉइंटेड कल्चरल एम्बेसडर बनकर वहाँ गया। तो मेरे लिए एक गर्व की बात है, लेकिन उसके साथ साथ संतोष की बात मेरे लिए ये है कि, और हैट्स ऑफ टू द चॉइस ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जो हम पहले सुनते थे कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा ऐसी सॉफ्ट पोस्ट पर चला जाता था, इट इज़ बिकॉज इट्स अ कल्चर इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ओनली एकेडमिक के बेस पे चला जाता है। अच्छा, एकेडमिक के बेस पे या मोटे मोटे तौर पर सबको लगता है कि मुझे आता है, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड सेक्टर, और कल्चरल डिप्लोमेसी या भारतीय संस्कृति, भारतीय मतलब संस्कृति एज इन होल, उसका एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिर्फ अनुभव से आता है। इसमें कोई डिग्री नहीं है। MBBS बनकर आप बन गए तो आप सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, लेकिन आप सर्टिफाइड एक्टर कब बनेंगे? वो तो आप कभी भी नहीं बन सकते। 60 साल से जो एक्टिंग कर रहे हैं वो भी किसी न किसी फिल्म में उन्होंने घटिया एक्टिंग की है, और कोई लोग जो होते हैं जो पहली फिल्म में ही नेशनल अवार्ड ले आते हैं, मिथुन चक्रवर्ती, उनको पहली फिल्म में अब नेशनल अवार्ड मिला था मृग्या के लिए, रघुवीर यादव। तो ये है तो इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसको आप महसूस ही कर सकते हैं। तो भारत सरकार और गुजरात सरकार का मैं तहे दिल से इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि एक ऐसे बंदे को, मेरे जैसे बंदे को ढूंढ निकाला उन्होंने, और ये मेरे ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया, भरोसा रखा,
कि ये इंडियन कल्चर को अपने असली मुकाम तक और जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वो वहाँ तक पहुँचा पाएगा। तो मेरा काम था टू ट्रांसलेट द विजन ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी अक्रॉस, जो मैंने किया। तो कोरोना ख़त्म होने तक मैं भारत सरकार का एक राजनीतिज्ञ या कूटनीतिज्ञ या सांस्कृतिक सैनिक मैं कहता हूँ अपने आप को, आई एम अ कल्चरल कमांडो। और मेरा करियर छोड़कर ये करने के लिए राज़ी होने के सबसे महत्वपूर्ण जो एक ही मुद्दा था वो ये था कि वी ऑल शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। हम हाथ खड़े नहीं कर सकते कि भाई मैं अपनी तरह से जीऊँगा, मेरी समाज के प्रति मेरे आसपास जो हो रहा है समाज, उससे अगर हम आगे चलें तो राष्ट्र, राष्ट्र से आगे चलें तो विश्व, तो समुदाय, समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति अगर हम जिंदा व्यक्ति मनुष्य हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वी हैव टू बिहेव इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। हमें उस जिम्मेदारी के साथ जीना चाहिए। और अगर ईश्वर ने ज़रूरत से ज़्यादा कुछ हमें दे दिया है, जैसे मुझे बहुत दिया है ईश्वर कृपा से, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं बांटता चलूं। अगर मैं अपने साथ लेकर उसको बंद कमरे में रखूंगा तो आगे चल के वो सड़ जाता है। ये मेरा बहुत दृढ़ता से मानना रहा है, क्योंकि ये मेरी माँ के और मेरे नाना जी के जिन्होंने मुझे पाल बड़ा किया, उनके संस्कार। तो दैट्स इट। आई फील दैट आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबली सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन।